जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपने जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो होने जा रही है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन शॉट होगा जिसमें आपके जो पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो देख लें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट रेडी टू यूज। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, इसलिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसके ऑपोजिट अगर आप बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज, जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है बेटा और वो रेडी है यूज करने के लिए, तो उसको कहते हैं फाइनल गुड्स। दूसरा देखिए डिफरेंस, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज फाउंड विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पे आता है कि भाई ये बाउंड्री लाइन होती क्या है? बाउंड्री लाइन एक आर्टिफिशियल लाइन होती है बेटा। बाउंड्री लाइन आप समझ लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है, वो गुड्स जो फैक्ट्री के अंदर पाई जाए, विद इन द बाउंड्री लाइन पाई जाए, तो उसको हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और जो गुड्स बनकर तैयार हो चुकी हैं वो कहलाती है फाइनल गुड्स। तो इसलिए वो क्या होती है? वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी होती हैं एंड वो पहुंच चुकी होती है बेटा कंजम्पशन पर्पस के लिए, कंज्यूमर के पास, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज फाउंड विद इन द बाउंड्रीज लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, जिनको हम रॉ मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो दो चीजों के लिए यूज होती है, या तो रॉ मटेरियल्स के लिए, ठीक है, यानी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए, या फिर रीसोल्ड पर्पस के लिए। तो इसमें पहला इन्होंने बताया व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द एज अ रॉ मटेरियल्स, जबकि फाइनल गुड्स जो है बेटा आप उसको रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते, या तो वो कंजम्पशन के पर्पस के लिए यूज होते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके बाद फिर वही है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है बेटा जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर रीसोल्ड पर्पस। रीसेल पर्पस का मतलब दोबारा बेचने के लिए, उनको बेच के लाभ कमाने के लिए। बट जो फाइनल गुड्स है बेटा दीज आर नॉट सोल्ड फॉर द रीसेल पर्पस, वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं बेची जाती है, उनको दोबारा नहीं बेचा जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होते हैं? इन विच वी हैव टू मेक सम वैल्यू एडिशन, यानी उनमें अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। जैसे कपड़ा है बेटा, कपड़ा इंटरमीडिएट गुड्स है, उस पे प्रोडक्शन प्रोसेस करोगे और उसमें फिर वैल्यू ऐड करोगे। जब वो कपड़ा शर्ट बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता नहीं है और वो बन जाती है फाइनल गुड्स। इसलिए कहते हैं इन फाइनल गुड्स वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स is known as intermediate consumption or intermediate cost, but expenditure on final goods is called final expenditure, is called final expenditure। और final goods की डिमांड दो पर्पस के लिए की जाती है, एक कंजम्पशन पर्पस के लिए और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इसलिए कहा जाता है कि फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अब सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बेटा, दैट इज the value of intermediate goods will not be included in the estimation of national income। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है बेटा उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, whereas the value of final goods will be included in the estimation of domestic and national income। ठीक है बेटा, ये था डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब बात करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दिया गया है। पूछा गया है सेम गुड्स में भी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, अ सेम गुड्स में भी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, basically it depends on its final usage
और फाइनल यूजर, दैट विच गुड्स विल बी कॉल्ड फाइनल गुड्स और विच गुड्स विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। एक ही गुड्स को आप फाइनल गुड्स भी कह सकते हो और इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हो, बट ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि उसका यूज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा मिल्क को अगर एक हाउस होल्ड यूज करता है, ठीक है, तो वो चाय बनाने के लिए यूज करेगा, मिल्क पीने के लिए यूज करेगा, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। बट उसी मिल्क को अगर एक रेस्टोरेंट वाला, एक स्वीट मेकर, एक टी मेकर यूज करता है बेटा, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इस मिल्क की हेल्प से वो दूसरी गुड्स बना के लाभ कमाना चाहता है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेगा और इसको आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं है, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रीजन, ठीक है, और एन एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको ये स्टेटमेंट दी होगी तो आपको बताना है यस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले आपको कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देनी है बेटा। तो कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती है, उसमें दो फीचर होनी चाहिए। पहली, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which help in the production of a goods and services for the long run। लंबे समय तक जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करे उसको हम कहते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। ठीक है, दूसरी इसकी फीचर्स होती है बेटा कि जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, उनका प्राइस, उनकी कॉस्ट हाई होनी चाहिए, तभी वो कैपिटल गुड्स कहलाती है। तो इसमें जब हम एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में एग्जांपल आता है बेटा, वो एग्जांपल आता है मशीन का। ठीक है, कि कोई भी मशीन हमारी कैपिटल गुड्स होती है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, अल्टीमेटली हु इज द यूजर, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा वो मशीन कैपिटल गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो मशीन है बेटा उसकी डिमांड दोनों सेक्टर करते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, देखिए जो वॉशिंग मशीन है अगर हाउस होल्ड उसको यूज कर रहा है तो हाउस होल्ड किस लिए करता है, हाउस होल्ड उसको यूज करता है बेटा टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ना कि लाभ कमाने के लिए, ना कि प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसलिए जो वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड यूज करेगा तो वो कहलाएगी बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। बट द सेम वॉशिंग मशीन कैन बी यूज्ड बाय अ ड्राई क्लीनर। तो ड्राई क्लीनर यहां पर उस मशीन को किस लिए यूज कर रहा है बेटा, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, एक तरीके से वो प्रोडक्शन ही कर रहा है। ठीक है, कपड़ों को साफ करेगा और उससे वो लाभ कमाएगा। तो यहां पर वो वॉशिंग मशीन कहलाएगी कैपिटल गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलाई मशीन, अगर सिलाई मशीन बेटा एक टेलर यूज करता है तो वो कहलाएगी कैपिटल गुड्स, क्योंकि उस मशीन को यूज करके वो लाभ कमाना चाहता है। बट उसी सिलाई मशीन को अगर एक हाउस होल्ड यूज करता है तो बेटा वो कहलाती है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब ये था बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। क्वेश्चन है बेटा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है। तो देखिए प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में मैंने यहां लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स which help in the production of a goods and services। बेटा कोई भी वो गुड्स जो किसी गुड्स को बनाने में हेल्प करे उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स ही कहते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स में बेटा दो तरीके की गुड्स आती है, एक आती है मशीनरी, ठीक है, जिनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और दूसरा आता है रॉ मटेरियल्स। उनके बिना भी आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और रॉ मटेरियल्स को कहते हैं बेटा सिंगल यूजेज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो यहां पर हमें ये दोनों गुड्स चाहिए बेटा अगर हमें एक गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और इन्हीं दोनों गुड्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड है। अब यहां पर कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स की बात हमने पहले भी की है। तो कैपिटल गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक हेल्प करती हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनकी वैल्यू भी बेटा हाई होनी चाहिए, इनका प्राइस हाई होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया प्रोड्यूसर गुड्स और ये हो गया कैपिटल गुड्स। अब इसी के बेस पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। लिखा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। जितने भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि वो सारी की सारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स आल्सो व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली वंस। ठीक है, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो केवल रॉ मटेरियल्स है। इसलिए कहा जाता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बेटा देखिए, इसी यूनिट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब या तो ये डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है या फिर डिफरेंस के रूप में ना पूछा जाए तो आपको कुछ कंपोनेंट दे रखे होंगे, आपको बताना है कि वो स्टॉक है या फिर फ्लो है। 1 मार्क्स में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टॉक क्या होता है बेटा, स्टॉक इंक्लूड दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजर करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कितना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आप स्टूडेंट्स अकाउंट्स के हैं, क्योंकि जैसे ही आपका पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज आएगा तो आपकी बैलेंस शीट यानी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुककर उसको स्टडी करना पड़ता है। और ऐसा कोई भी वेरिएबल बेटा जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, इसके ऑपोजिट बात करें अगर बेटा फ्लो की, तो फ्लो इंक्लूड दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं बेटा फ्लो, उसको हम कहते हैं फ्लो। अच्छे से समझ लो। ठीक है, फिर दूसरा जो डिफरेंस है बेटा वो ये है कि स्टॉक डोंट हैव एनी टाइम डायमेंशंस, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता है। इसके ऑपोजिट अगर आप बात करें फ्लो की, तो फ्लो हैव टाइम डायमेंशंस, फ्लो का टाइम डायमेंशंस होता है। जैसे 1 हार्स, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ये सब क्या है, टाइम डायमेंशंस हैं जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं। तो वो सब किसके पार्ट से बेटा, फ्लो के पार्ट से। फिर इसमें एग्जांपल अगर आप देखें स्टॉक का, मनी सप्लाई, ह्यूमन कैपिटल, ये सब आपके इकोनॉमिक्स के ही वर्ड हैं। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये सब क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपका पॉपुलेशन स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है वो भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपकी वाटर टैंक में, पानी की टंकी में कितना पानी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जबकि बात करें फ्लो की, तो बेटा जो फ्लो है, फ्लो में नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो फ्लो के ही वेरिएबल्स हैं, इसका कोई स्टॉक वेरिएबल होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब किसके हैं, फ्लो के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इन सबको हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस, और कैसे हम इनको कैटेगराइज करेंगे अगर कोई कंपोनेंट दे रखा हो, वो इनकी डेफिनेशन के बेस पे करना है। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें पता है कि अब जब दो सेक्टर इकोनॉमी की बात की जाती है तो हम अपनी पूरी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फर्म सेक्टर। तो यहां पर रियल फ्लो और मनी फ्लो को हमें उसी से दिखाना है। ठीक है, रियल फ्लो क्या होता है बेटा, रियल फ्लो इंक्लूड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर्स। रियल फ्लो इंक्लूड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from one sector to
अनदर सेक्टर। जबकि इसके ऑपोजिट अगर आप मनी फ्लो की बात करते हैं बेटा, तो मनी फ्लो इंक्लूड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। अब बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो बेटा रियल फ्लो में केवल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कहीं भी हम मनी को शो नहीं करते हैं। जबकि बात करें बेटा मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो में केवल मनी का फ्लो इंक्लूड होता है बेटा, इसमें हम रियल फ्लो इंक्लूड नहीं करते। अब ये ध्यान रखना है जब आप इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जब आप मनी फ्लो दिखाओगे तो केवल मनी का फ्लो दिखाना है, उसमें गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना है। और जब रियल फ्लो दिखाओगे तो बेटा केवल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो दिखाना है, मनी फ्लो को इंक्लूड नहीं करना है। अब इसमें एग्जांपल देखिए, फैक्टर सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड टू फर्म सेक्टर, ये रियल फ्लो है, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म टू हाउसहोल्ड, ये भी रियल फ्लो है, क्योंकि इसमें फर्म क्या कर रही है, हाउसहोल्ड को उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जबकि यहां पर आप बात करें मनी फ्लो में इसके ऑपोजिट, तो यहां पर एग्जांपल बनते हैं बेटा पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। जब फर्म सेक्टर ने हाउसहोल्ड की सर्विसेज ली तो उन सर्विसेज के बदले उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। मनी में पेमेंट की गई है तो पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। इसके अलावा बेटा रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब है बेटा मनी फ्लो के एग्जांपल। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फैक्टर इनकम के बारे में बताया गया है, इट इज द इनकम रिसीव्ड और अर्न्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर। ये ध्यान रखना है बेटा, इनकम कमाई गई है बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम कमाई जाए उसको कहते हैं बेटा फैक्टर इनकम। और देयर आर 4 फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले उनको जो इनकम मिलती है उसको हम कहते हैं बेटा फैक्टर इनकम। इसके ऑपोजिट बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भैया प्रोडक्शन प्रोसेस में ये कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बट इनको इनकम रिसीव हो जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम, इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, बिना कमाई गई आय है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, बट उसके बदले भी उसके बिना भी उनको आय प्राप्त हो रही है, तो वो कहलाती है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, बात करते हैं नेचर की, तो इट इज बायलैटरल बाय नेचर। बायलैटरल क्या बेटा, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। ठीक है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसके बदले पैसा मिलेगा। और इसको कहते हैं यूनिलैटरल बाय नेचर। यूनिलैटरल से वन साइडेड है, देने वाले की इनकम से इनकम घट गई और लेने वाले को इनकम प्राप्त हो गई, बट इनकम मिलने वाले ने प्रोडक्शन प्रोसेस में या इनकम देने वाले को किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, इसलिए बाय नेचर इट इज यूनिलैटरल। इट इज अर्न्ड इनकम, ये अर्न्ड है बेटा, कमाई गई है, मेहनत की गई है बेटा इस इनकम को कमाने के लिए। इट इज अर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब बिना कमाई गई आय है, इसके लिए इन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है कमाने के लिए। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। जो आपकी फैक्टर इनकम है बेटा, क्योंकि वो अर्न्ड इनकम है, ठीक है, उसको डोमेस्टिक या नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है, बट ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कमाई गई नहीं है, उससे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। इससे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में चेंज आता है, इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड। और यहाँ पे ट्रांसफर इनकम के बेटा ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, ये सब एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम के। ठीक है, तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस यूनिट का, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के टाइम पर वो ये है, डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो बात करते हैं बेटा रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ बेस ईयर प्राइस, एट अ बेस ईयर प्राइस। यानी जब करंट ईयर का जीडीपी हम एस्टिमेट करें किसी बेस ईयर प्राइस पे, तो उसको हम कहते हैं बेटा रियल जीडीपी। अब इसके ऑपोजिट बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइस। जब करंट ईयर का प्राइस लेकर करंट ईयर का जीडीपी एस्टिमेट किया जाए तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब दूसरा डिफरेंस बेटा, बेस ईयर प्राइस इज नोन एज प्राइस ऑफ कंपैरिजन। व्हाट इज बेस ईयर प्राइस बेटा? बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है कोई भी वो ईयर, ठीक है, जिससे कि हमें करंट ईयर के जीडीपी को कंपेयर करना है। जब उसके प्राइस को हम लेकर करंट ईयर का जीडीपी एस्टिमेट करें तो उसको कहते हैं बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया गया जीडीपी, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं करंट ईयर प्राइस। तो करंट ईयर का मतलब क्या होता है? करंट ईयर का मतलब होता है वो साल जिसका जीडीपी आपको एस्टिमेट करना है। जैसे भी हमने 2022 का जीडीपी एस्टिमेट किया है, तो 2022 के प्राइस लेकर करेंगे कैलकुलेट तो उसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। बट अगर पिछले साल के प्राइस को लेके करंट ईयर का जीडीपी एस्टिमेट करोगे तो उसको कहेंगे बेस ईयर जीडीपी, ठीक है। तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है, इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी को हम बेस ईयर पे किया गया कैलकुलेट जीडीपी कहते हैं, और नॉमिनल जीडीपी को कहते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, क्योंकि करंट ईयर के प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, बहुत अच्छा, इट कैन नॉट राइज विदाउट राइज इन द आउटपुट इन द करंट ईयर। समझिए यहां पर जो हमारा प्राइस है वो तो बेस ईयर का ही है, पिछले किसी साल का। उस साल में जितना जीडीपी आउटपुट था, इस साल में भी आउटपुट उतना है, ठीक है। तो आपका जो रियल जीडीपी वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस तो हमारे पुराने ही हैं, तो वो केवल तभी बढ़ सकता है जब हमारा करंट ईयर में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। बट नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है बेटा? नॉमिनल जीडीपी आपका बढ़ सकता है बिना आउटपुट में चेंज आए। आपका आउटपुट नहीं बढ़ा है बट आपका जीडीपी बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि इसमें प्राइस हम लेते हैं करंट ईयर के, और मान लीजिए करंट ईयर में जो प्राइस है पिछले साल की तुलना में बढ़ा हुआ है, तो आपका आउटपुट भले ही ना बढ़े बट आपका वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी के बेस पे ये लास्ट डिफरेंस है बेटा, इट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जो रियल जीडीपी है बेटा वो वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर है, क्योंकि रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ सकता है बेटा जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। बिना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े आपका रियल जीडीपी नहीं बढ़ता है। और जब रियल जीडीपी बढ़ेगा मतलब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। जबकि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ वेलफेयर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में आपका जीडीपी बिना आउटपुट में चेंज हुए केवल प्राइस की वजह से बढ़ सकता है। यानी वहां आउटपुट में कोई चेंज नहीं तो इनकम में चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं होगा, इसलिए ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है वेलफेयर का, ठीक है बेटा। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर बेटा आपको ये बताता है कि आपके जीडीपी में प्राइस में चेंज होने से कितना चेंज आया है। चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसको दिखाने वाले को हम कहते हैं बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स निकालने का यहां पर फॉर्मूला है बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, या फिर इसी को आप कह सकते हो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस अपॉन में जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस इनटू में 100, ठीक है। याद कीजिएगा 11th में भी आप लोगों ने प्राइस इंडेक्स के नाम से एक टॉपिक किया था, ठीक है। वहां पर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे? आप निकालते थे सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इनटू में 100। तो कुछ इसी तरीके की वैल्यू यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। P1 का मतलब यहां पर हो गया जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, और P0 का मतलब हो गया बेटा जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, दैट इज रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में
100। ये होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, जो आपको बताता है कि आपके प्राइस में इस अकाउंटिंग ईयर में कितना चेंज आया है, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेटा इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, एक बार वो भी करके देखते हैं। तो बेटा देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का हो सकता है कि जिसमें रियल जीडीपी दे रखा होगा, आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा होगा, कैलकुलेट करना है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर का। वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, इट विल बी 220 अपॉन में 200 इनटू 100, ठीक है। ये कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 110। दिस इज योर आंसर, बस यही करना है, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, बेस ईयर में जितना आपका जीडीपी था, इस साल में जो आपकी जीडीपी की वैल्यू निकली दैट इज 220, वो 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से निकली है, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला केस का क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये जो केस है ये है आपका केस नंबर 2। इसमें आपको रियल जीडीपी दे रखा है बेटा, प्राइस इंडेक्स दे रखा है और आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी। अब इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जीडीपी डिफ्लेटर को बेटा हम लोग कहते हैं प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इट विल बी 150। नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है, ठीक है। और रियल जीडीपी आपको दे रखा है 300, ठीक है, इनटू 100। तो यहां पे 100 से ये कट जाएगा और आपका नॉमिनल जीडीपी आ गया 450 करोड़, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली, इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। 3 मार्क्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसका एक और लास्ट केस है जिसमें हम कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा रियल जीडीपी अगर नॉमिनल जीडीपी दे रखा हो। तो देखिए बेटा, ये है इसका लास्ट केस, केस 3, जिसमें नॉमिनल जीडीपी दे रखा है बेटा, प्राइस इंडेक्स दे रखा है और आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स आपको गिवन है 200, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी गिवन है 600, आपको रियल जीडीपी निकालना है, ठीक है, इनटू में 100। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पे ऐसे कर लें कि भैया रियल जीडीपी तो आ जाए यहां पे और ये हो जाए 600 अपॉन में 200 इनटू 100, ठीक है। यहां पे देखिए अपने आप ही हो जाएगा, ये कट गया और ये आ जाएगा 300 करोड़, राइट। देखिए कितनी आसानी से आप ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बच्चे नहीं करते क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते वो लोग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और बहुत आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। 2 मिनट का क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बेटा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली फॉर अ लेमैन इफ लेवल ऑफ जीडीपी इज गोइंग टू बी राइज ही ऑलवेज कंसीडर इट इंक्रीज इन वेलफेयर। बट हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे बेटा जिसमें हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है बट उससे हमारा वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम लिखा है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है बेटा कि केवल जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर नहीं है, हमें यह भी देखना है कि जीडीपी या जो इनकम है वो इकोनॉमी में लोगों के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अनइक्वल, इट नेवर कैन बी कॉल्ड वेलफेयर, ठीक है। प्रेजेंटली इंडिया इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। इंडिया में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ता जा रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, बट आप समझिए उस बढ़े हुए लेवल ऑफ आउटपुट का, बढ़े हुए जीडीपी का केवल कुछ % पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या ये वेलफेयर हो सकता है?
इससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है बेटा, जो रिच सेक्शन है, रिच पीपल्स एंड दे आर गेटिंग मोर रिचर, और जो पुअर सेक्शन है बेटा दे आर गेटिंग मोर पुअर, और गैप बिटवीन रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन आर गेटिंग मच वाइडर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अनइक्वल। तो इसलिए हमें केवल ये नहीं देखना है कि जीडीपी बढ़ रहा है, हमें ये भी देखना है कि बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कैसा है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की बेटा, नाम है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब होता है कि बेटा जो जीडीपी हमारा बढ़ा है वो किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से बढ़ा है। आपको इसमें देखना है कि विच काइंड ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारा जीडीपी बढ़ा, बट जीडीपी बढ़ा किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको गुड्स, जो कि इंडिया में आजकल चल रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट। तो क्या ये वेलफेयर हो सकता है? आप खुद सोचिए, क्या इन गुड्स का डायरेक्टली सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना है? अगर इस तरीके के गुड्स के प्रोडक्शन से आपका जीडीपी बढ़ता है बेटा, तो इट नेवर कैन बी अ ट्रू इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब तीसरा पॉइंट है बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम। मान लीजिए आपका जीडीपी बढ़ता है, बट बढ़े हुए जीडीपी में बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है बेटा वो नॉन मॉनेटरी हो रही है, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रही है। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो when most of the transaction have taken place through barter system, तो it is also considered as limitation of GDP and welfare concept। क्यों बेटा? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम के थ्रू होती है बेटा वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होती है, अनअकाउंटेबल हो जाती है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो उससे हमारा जो जीडीपी बेटा वो अंडर वैल्यूड हो जाता है, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम के थ्रू हुई उनको हमने रिकॉर्ड तो किया ही नहीं, तो हमारे जीडीपी की वैल्यू हो जाती है कम, इसलिए हम इसको भी लिमिटेशंस मानते हैं। फिर आता है बेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी आपके वेलफेयर पे इफेक्ट डालता है। आप समझिए अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी में लेवल ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उससे बजाय वेलफेयर बढ़ने के वेलफेयर कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, जिससे कि लोगों की जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो पहले की तुलना में कम होगी, तो उनकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो और कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज आल्सो अ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर कांसेप्ट। अब ऐसे ही आता है बेटा इंक्रीज इन प्राइस। आप समझिए अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है, बट साथ साथ इकोनॉमी में लेवल ऑफ प्राइसेस भी बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बड़े हुए जीडीपी का लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस हो जाएगी। तो इट मींस इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ वेलफेयर, ठीक है बेटा। तो ये थे 5 पॉइंट। अब बात करते हैं अपने 6 पॉइंट का, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये खुद में एक अकेला क्वेश्चन आ सकता है बजाय इस सारे का, इनमें से कोई पॉइंट भी आ सकते हैं, ये और ये, इन 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो एक्सटर्नलीज का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलीज का मतलब होता है बेटा जब किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सोसाइटी पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट जब पॉजिटिव इंपैक्ट जिस सोसाइटी पर पड़ता है, जिन लोगों पर पड़ता है, दे आर नॉट पेइंग फॉर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सोसाइटी, समाज या लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो they are not getting any compensation from the producer or firms for that negative impact, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलीज। और एक्सटर्नलीज बेटा 2 तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक्सटर्नलीज। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलीज क्या होती है? देखिए आपके पड़ोस में अगर किसी ने कोई पेड़ लगा रखा है बेटा, तो सारा खर्चा किसने उठाया? उस पड़ोसी ने उठाया। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मेहनत कौन करता है? मिस्टर एक्स करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स कर रहा है। बट उसका बेनिफिट किसको हो रहा है बेटा? पूरे पड़ोस को हो रहा है। और पड़ोसी आर नॉट गिविंग एनी अमाउंट, ठीक है, उस बेनिफिट के बदले। तो ये हो जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलीज। उस एक्टिविटी से, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से, किसकी? मिस्टर एक्स की, ठीक है, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलीज है और ये हमारे सोशल वेलफेयर के लेवल को बढ़ाती है।
ठीक है, तो ये था पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलीज की। अब नेगेटिव एक्सटर्नलीज क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपके पड़ोस में एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे पड़ोस में गंदगी रहती है, पोल्यूशन जनरेट होता है, ठीक है, बट यहां पर समझिए लाभ कौन कमा रहा है, फैक्ट्री ओनर कमा रहा है, बट उसके लाभ की वजह से लॉस कौन बियर कर रहा है, पूरी सोसाइटी कर रही है बेटा, ठीक है, एंड सोसाइटी इज नॉट बीइंग कंपनसेटेड बाय दैट ओनर, तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलीज। यानी यहां पर जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट उस जीडीपी बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी में जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो क्या इस तरीके से जीडीपी का बढ़ना सोशल वेलफेयर हो सकता है? बोथ इंडिया एंड चाइना फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, दोनों में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी बढ़ने की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी बढ़ता जा रहा है। वाटर पॉल्यूटेड है बेटा, एयर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। तो अगर इस तरीके से जीडीपी बढ़ना है तो बेटा इस तरीके के जीडीपी के बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलीज, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स है बेटा जिनको स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि केवल जीडीपी का बढ़ना मायने नहीं रखता, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अगर कोई और पॉइंट पता है इसके बारे में बेटा तो आप कमेंट जरूर करें। अब करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है आपके एग्जाम में। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, यानी and in the estimation of national income if the value of a goods or services included more than once, एक से ज्यादा बार जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड हो जाए तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, या नाम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। बट कोई भी गुड्स बेटा 2 बार 3 बार 4 बार भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड हो सकती है तो उसी को कहते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम क्यों है बेटा, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारा जो नेशनल इनकम है, हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है, हमारा जो लेवल ऑफ जीडीपी है वो कई गुना बढ़ जाता है, जबकि हमारा आउटपुट इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ। हमने प्रोड्यूस किया है चीज को एक बार, बट नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में वो इंक्लूड हो गया एक से ज्यादा बार, तो इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिए हर प्रोड्यूसर के लिए जो उसकी गुड्स है बेटा वो फाइनल गुड्स होती है। सबसे पहले मान लीजिए वीट प्रोड्यूस किया एक फार्मर ने, ठीक है, तो फार्मर ने क्या किया, अपना जितना वीट प्रोड्यूस किया था वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दिया। अब वीट तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता बेटा, तो वीट किसको बेचा जाता है, फ्लोर मिल वालों को। फ्लोर मिल वाले ने वीट खरीदा फार्मर से और उससे फिर फ्लोर प्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे जो फ्लोर प्रोड्यूस किया गया बेटा उसमें क्या वीट की वैल्यू इंक्लूड नहीं थी। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, फ्लोर की वैल्यू जो उसने प्रोड्यूस की उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दिया। तो यहाँ पे वीट पहले भी इंक्लूड हो गया फार्मर के थ्रू और फ्लोर मिल के जो ओनर थे उसने भी उसको इंक्लूड करा दिया। अब फ्लोर भी हमारी वांट्स, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता। मान लीजिए फ्लोर मिल वाले ने जो फ्लोर था, जो आटा था, वो बेच दिया बेटा एक रेस्टोरेंट वाले को, ठीक है। अब रेस्टोरेंट वाले ने उस आटे से क्या किया, उससे रोटियां बनाई और वो आगे बेच दी। अब रेस्टोरेंट वाले ने जितनी रोटियां बेची होंगी उस आटे से बना के उसने उसको, क्योंकि उसके लिए उसका आउटपुट वो है, रोटियां हैं, ठीक है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दिया। तो क्या उसकी रोटियों की वैल्यू में फ्लोर की वैल्यू इंक्लूड नहीं थी, और क्या फ्लोर की वैल्यू में गेहूं की वैल्यू इंक्लूड नहीं थी, वीट की वैल्यू इंक्लूड नहीं थी। तो यहां पर देखिए वीट प्रोड्यूस कितनी बार हुआ, एक बार, केवल फार्मर ने प्रोड्यूस किया, बट वही वीट जो है फार्मर द्वारा भी इंक्लूड करा दिया गया, फ्लोर मिल वाले द्वारा भी इंक्लूड करा दिया गया और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट के ओनर के द्वारा भी इंक्लूड करा दिया गया। तो यहां पर इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहां पर प्रोडक्शन हुआ है एक गुड्स का एक बार, बट वो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो गई, जिससे हमारा नेशनल इनकम या लेवल ऑफ जीडीपी जो है ओवर एस्टिमेट हो जाता है, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आता है बेटा कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, वे टू अवॉइड इट। तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा।
वैल्यू एडिशन इज नथिंग, इट इज प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में जो फ्लोर मिल वाला है बेटा, उसने वीट की जो वैल्यू थी उसको ऐड किया था, उसमें वैल्यू एडिशन किया है वीट में, ठीक है। उसने वीट प्रोड्यूस नहीं किया था, वीट तो फार्मर ने प्रोड्यूस किया था। मान लीजिए 10,000 का वीट प्रोड्यूस किया था, फिर उसको उसने साफ किया होगा, उसको आटे में कन्वर्ट किया होगा, तो उसने उसको 15,000 में आटा बना के बेच दिया। तो यहाँ पर 10,000 का वीट फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था और 15,000 का उससे आटा बनाया किसने, फ्लोर मिल वाले ने। बट फ्लोर मिल वाले का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो वैल्यू एडिशन है इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वो केवल 5,000 है। तो वैल्यू एडिड मेथड कहता है कि एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जितना आपने रॉ मटेरियल्स की वैल्यू ऐड की है, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू बढ़ाई है, उसको इंक्लूड करना है, तो वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। यानी हर स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए था, जितनी जितनी वो वैल्यू ऐड कर रहे थे प्रोड्यूसर, उसको केवल नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए था, तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। या फिर आता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है कि भाई उस रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है केवल उसी को इंक्लूड कर दो नेशनल इनकम में, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए हम कहते भी है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करो तो आपका नेशनल इनकम निकल आता है। तो फाइनल गुड्स कौन सी थी हमारी, यहाँ पर फाइनल गुड्स थी बेटा चपाती, रोटी। ये कहते हैं कि आप केवल उसको इंक्लूड कर देते तो भी आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग खत्म हो जाती। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, वो है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए वैसे तो बेटा जितने भी हमारे मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उनके स्टेप्स तो आपको याद होंगे क्योंकि स्टेप तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। उनकी प्रिकॉशंस भी आप याद रखिएगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है बेटा वो है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहला है बेटा ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, तो वी हैव टू इंक्लूड ओनली एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किए गए खर्च को ही कंसीडर करना है। इसका दूसरा मतलब यह है कि बेटा इंटरमीडिएट गुड्स पर किए गए खर्च को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स पर किए गया खर्च ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होता है, उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि कपड़ा शर्ट बनाने के लिए हमने यूज किया तो हमें केवल शर्ट की वैल्यू इंक्लूड करनी है, क्योंकि शर्ट की वैल्यू में कपड़े की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है, आपको कपड़े की वैल्यू अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स will not be included। मान लीजिए करंट ईयर का जीडीपी, करंट ईयर की नेशनल इनकम को आपको एस्टिमेट करना है और करंट ईयर में किसी सेकंड हैंड गुड्स पर खर्च किया गया है, तो बेटा उसकी वैल्यू को आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमने उसको पहले इंक्लूड कर लिया होगा बेटा जब फर्स्ट टाइम उस गुड्स पे आपने खर्च किया होगा। अगर आप इसको दोबारा खर्च करोगे तो बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स पहले बनी थी और उस टाइम हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, अब ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हुई है, केवल रीसेल की गई है, सेकंड हैंड गुड्स को दोबारा बेचा गया है, तो इसलिए उस पर किए गए खर्च को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। कि भैया शेयर्स और बॉन्ड्स पे किए गए खर्च को भी हमें नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका भी लॉजिक समझ लीजिए बेटा। जो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स है बेटा, तो ये केवल पेपर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी वैल्यू एडिशंस, डज नॉट मेक एनी वैल्यू एडिशन और डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हम केवल कैपिटल गुड्स पे किए गए खर्च को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है बेटा, यूनिलैटरल वन साइडेड अनअर्न्ड इनकम
बिना कमाई गई आय, जैसे गवर्नमेंट ने किसी को ओल्ड एज पेंशन दी है बेटा, तो वो आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इट डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग दैट ईयर। यहां पर क्या हो रहा है, ये यूनिलैटरल से बाय नेचर, यानी आपको इनकम मिली है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए खर्चा है तो आपको इनकम मिली है, बट आपने वो इनकम लेने के बदले, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो इससे इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और बेटा फिर लास्ट है imputed value of expenditure on goods produced और self consumption भी included, कि बेटा जो सेल्फ कंजम्पशंस के लिए हमने गुड्स प्रोड्यूस की है उसको हमें इंक्लूड करना है। मान लीजिए मेरी शर्ट बनाने की अपनी फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर फार्मर जो है अपने खुद के लिए गेहूं प्रोड्यूस करता है, तो वो गेहूं बिल्कुल बेटा वैसा ही होता है जो उसने मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस किया है, पर डिफरेंस क्या है, उसको मार्केट में ना बेच के उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम गुड्स होती हैं जो हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू एस्टिमेट, इंप्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, हमें निकालनी है और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का क्या आता है बेटा, समझिए, विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम will be included in the estimation of domestic income और national income, give reason। बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक इनकम में वो सारी इनकम इंक्लूड होती है बेटा विच इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, कमाई गई इनकम होनी चाहिए और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, वो सब डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। और इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आइदर इट इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स, बट वो कहां पे कमाई जानी चाहिए, वो हमारी यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम होनी चाहिए, तो वो डोमेस्टिक में इंक्लूड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम में क्या है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है वो टोटल अर्न्ड इनकम विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। नेशनल इनकम में केवल इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड होगी, चाहे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाए बेटा या फिर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कहीं से भी कमाई जाए, बट कमाने वाला कौन होना चाहिए बेटा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। और डोमेस्टिक इनकम में कोई भी हो सकता है बट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसी के बेस पे आपको कैटेगराइज करना होता है कि भाई दीज components will be included in the estimation of domestic income, national income और not, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर बेटा इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, पूछा गया है will the following factor income be a part of domestic factor income of India, give reason for your answer, ठीक है। तो यहां पे आपको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है विद रीजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स फ्रॉम देयर ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में तो हमें केवल ये देखना है क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमाई जा रही है या फिर नहीं कमाई जा रही। तो पहले ही क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा यस, it will be included in the estimation of domestic income of India because this income is earned within the domestic territory of India, क्योंकि क्वेश्चन था प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम देयर ब्रांचेज इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांचेज है बट वो कहां पे ऑपरेट करके लाभ कमा रही है बेटा, इंडिया में। तो इंडिया में लाभ कमाया जा रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड होगी, बट नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में एक अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पे एक इंडियन काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी क्या
हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या फिर नहीं होगी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब यहाँ पे एम्बेसीज को लेके आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, किसी भी देश की एम्बेसी चाहे वो इंडिया में सिचुएटेड हो, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है बेटा जिस देश से वो बिलोंग करती है। अब यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, यानी वो अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमा रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ही इज वर्किंग इन द अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। क्लियर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन सिंगापुर। ठीक है, इंडियन कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया है, बट कहां से कमाया बेटा? ब्रांच इन सिंगापुर। तो यहाँ पे प्रॉफिट कहां कमाया जा रहा है बेटा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। It is not earned within the domestic territory of India, so it will not be a part of domestic income of India, but it will be a part of national income of India. ठीक है। फिर आ रहा है बेटा compensation of employees given to the resident of China working in Indian embassy in China। अब यहाँ पर देखिए चाइनीज रेजिडेंट है, हमारी एम्बेसी यानी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, which is situated in China। अब रूल हमारे लिए भी सेम है, अगर हमारी एम्बेसी फॉरेन में कहीं भी एस्टेब्लिश्ड है बेटा, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी वो चाइनीज हमारी एम्बेसी में काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न कर रहा है, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमाई जानी चाहिए, आइदर इट इज अर्न्ड बाय इंडियन और द फॉरेनर्स। तो ये फॉरेनर्स है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमा रहा है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट कहां का है? चाइना का है, तो इट विल बी अ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल इनकम को कम करेगी, बट ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इनका भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था बेटा, वो था क्वेश्चन नंबर 14, दैट वाज अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आप सभी को वो न्यूमेरिकल्स आते होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं बेटा तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर उसकी वीडियो बनाने की आवश्यकता है, आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।